बिहार की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने समीकरण दरकने लगे हैं और नई राजनीति की धारा आकार ले रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। इस नए दौर की सबसे प्रतीकात्मक कहानी महाराजगंज विधानसभा से आई है, जहां 25 साल के युवा नीतीश द्विवेदी ने जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन भरा तो जो जनसैलाब उमड़ा उसने न सिर्फ वहां के चुनावी गणित को बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर दिया। एक ऐसा युवा जिसके पास कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं, फिर भी जब उसने जनता के बीच जाकर मेहनत की तो लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी। पिछले एक साल से नीतीश द्विवेदी गांव गांव घूम रहे थे, युवाओं, किसानों, छात्रों और मजदूरों से सीधा संवाद कर रहे थे। वे किसी जाति, धर्म या पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के एजेंडे पर बात कर रहे थे, और यही बात बिहार के युवाओं को प्रभावित कर गई। लेकिन बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां मेहनत करने वाले को टिकट नहीं, बल्कि जुड़ाव वाले को मौका मिलता है। महाराजगंज इसका ताजा उदाहरण बन गया। शुरू में सबको यही उम्मीद थी कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इस युवा को मौका देंगे, क्योंकि सहनी खुद भी मल्लाह समाज से उठे हैं और उन्होंने हमेशा कहा कि वह बिहार की राजनीति में पिछड़े और युवाओं को आगे लाना चाहते। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो मुकेश सहनी ने अपनी राजनीति का रुख बदल दिया। उन्होंने आरजेडी से यह मांग रख दी कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाए। यह मांग सीधे तौर पर गठबंधन के अंदर एक असहज स्थिति पैदा कर गई। तेजस्वी यादव, जो खुद एक युवा चेहरा हैं, उन्हें यह लगा कि सहनी अब बराबरी की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, और यही से आरजेडी वीआईपी कांग्रेस गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई। कांग्रेस पहले से कमजोर स्थिति में थी। वो चाहती थी कि महाराजगंज सीट उसके पास रहे, लेकिन आरजेडी ने यह सीट अपने खाते में खींच ली और वहां से टिकट दे दिया विशाल जायसवाल को, जिनके पिता विनोद जायसवाल पहले से आरजेडी के टिकट पर विधायक रह चुके। यानी एक बार फिर मेहनत करने वाले युवा को दरकिनार करके पारिवारिक राजनीति को प्राथमिकता दी गई। यही वो बिंदु है जिसने जनता के भीतर गुस्सा पैदा किया। जब निर्दलीय नॉमिनेशन के दिन नीतीश द्विवेदी पहुंचे तो जो भीड़ उमड़ी वो सिर्फ समर्थकों की भीड़ नहीं थी, वो उस अवसरहीन पीढ़ी की आवाज थी जिसे अब तक राजनीति ने इस्तेमाल किया लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कहा जा सकता है कि ये भीड़ बिहार की राजनीति का भविष्य है, वो भविष्य जो जातियों के जोड़ घटाव से नहीं बल्कि जनभावना और काम से तय होगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों के खेमे में इस नॉमिनेशन ने हलचल मचा दी। तेजस्वी को डर है कि महाराजगंज जैसी सीटों पर युवा निर्दलीय उम्मीदवार अगर प्रभावी हो गए तो आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। मुकेश सहनी को अफसोस है कि उन्होंने जिस चेहरा तैयार किया था उसी को किनारे कर दिया। अब अगर बिहार की राजनीति का बड़ा परिदृश्य देखें तो 3 ध्रुव स्पष्ट रूप से दिखते हैं। एनडीए मुख्यतः जेडीयू बीजेपी गठबंधन, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी जैसे सहयोगी दल, और तीसरा ध्रुव जनसुराज प्रशांत किशोर। अब अगर बिहार की राजनीति का बड़ा परिदृश्य देखें तो 3 ध्रुव स्पष्ट रूप से दिखते हैं। एनडीए मुख्यतः जेडीयू बीजेपी गठबंधन, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी जैसे सहयोगी दल, और तीसरा ध्रुव जनसुराज प्रशांत किशोर। पहली बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद बिहार को सड़कों, बिजली और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार दिया था। सुशासन बाबू के नाम से उनकी एक साफ सुथरी छवि बनी। लेकिन समय के साथ साथ वही नीतीश अब सत्ता संतुलन की राजनीति में उलझे हुए दिखते हैं। उन्होंने 2 बार पाला बदला, पहले बीजेपी से नाता तोड़ा, फिर 2022 में दोबारा आरजेडी के साथ आ गए। जनता के बीच अब एक सवाल गहराई से बैठ गया है कि नीतीश जी आखिर किसके साथ हैं। उनकी अच्छाई यह है कि उनके कार्यकाल में बिहार में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, पंचायत व्यवस्था को मजबूती मिली, महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया।
लेकिन उनकी कमजोरी यह रही कि वे आज के युवाओं की आकांक्षाओं को नहीं समझ पा रहे। नई पीढ़ी को अब विकास चाहिए, न कि गठबंधन की राजनीति। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनके पास युवाओं से जुड़ने की क्षमता तो है, लेकिन उन पर वंशवाद का ठप्पा भी उतना ही गहरा है। वे बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री रहे, उनके भाषणों में जज्बा है, लेकिन नीति और व्यवहार में परिपक्वता की कमी अभी भी झलकती है। तेजस्वी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वे बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं और युवाओं को सपने दिखाते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि उन्होंने अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं किया। आरजेडी आज भी लालू यादव की विरासत पर चल रही है। तेजस्वी की अपनी पहचान अभी बननी बाकी है। तीसरे ध्रुव की बात करें तो प्रशांत किशोर पीका बिहार की राजनीति का साइलेंट रिवॉल्यूशन बन चुके हैं। जन स्वराज के माध्यम से वे पिछले 2 सालों से लगातार बिहार के हर जिले में पदयात्रा कर रहे हैं। गठबंधन से समझौता किया, न किसी जातीय झंडे को अपनाया। उनकी राजनीति साफ है, अगर सिस्टम को बदलना है तो जनता को शामिल करो, टिकट बेचो मत और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाओ। प्रशांत किशोर की अच्छाई यह है कि वे व्यवहारिक रणनीतिकार हैं। वे जानते हैं कि जनता क्या चाहती है और उन्होंने बिहार को डेटा और जमीनी हकीकत से समझा है। लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि उनके पास कोई पारंपरिक संगठन नहीं है, कोई स्थायी वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनका प्रभाव धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में भाजपा का भी अलग किरदार है। बीजेपी ने 2014 के बाद से बिहार में तेजी से विस्तार किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने जाने से उसका जनाधार स्थिर नहीं रह पाया। बीजेपी की अच्छाई यह है कि उसके पास संगठन की शक्ति और कैडर का अनुशासन है, लेकिन कमजोरी यह कि बिहार में उसका चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं है। मोदी लहर के अलावा कोई स्थानीय चेहरा जनता को उतना नहीं भाता। वहीं कांग्रेस का हाल सबसे कमजोर दल का है। जो पार्टी कभी बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, आज वह टिकट बंटवारे तक सीमित रह गई है। संगठन कमजोर है, युवाओं से कनेक्शन टूट चुका है और नेतृत्व के स्तर पर भ्रम फैला हुआ है। अब अगर इन सबको एक साथ देखें तो बिहार की राजनीति एक परिवर्तनशील संक्रमण काल से गुजर रही है। यहां पुराने समीकरणों की पकड़ ढीली पड़ रही है। जनता अब जात या वफादारी से नहीं, बल्कि काम और ईमानदारी से प्रभावित हो रही है। महाराजगंज की घटना इसका स्पष्ट उदाहरण है। नीतीश द्विवेदी जैसे निर्दलीय युवाओं का उभार बताता है कि अब जनता खुद अपना नेता चुनना चाहती है, किसी दल के माध्यम से नहीं। अगर यह लहर फैलती है तो आने वाले चुनावों में न केवल आरजेडी या जेडीयू बल्कि बीजेपी और कांग्रेस तक की नींव हिल सकती है। और इस पूरे बदलाव की पृष्ठभूमि में प्रशांत किशोर की जन स्वराज रणनीतिक विचारधारा के रूप में उभर रही है। वह कह रहे हैं कि बिहार को राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। अगर जन स्वराज इस लहर को दिशा दे पाया तो बिहार को राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। अगर जन स्वराज इस लहर को दिशा दे पाया तो बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसमें पुरानी पार्टियों की दीवारें दरक जाएंगी और नई राजनीति की नींव रखी जाएगी। महाराजगंज का यह दृश्य, जहां एक 25 साल का लड़का बिना पैसे, बिना बड़े नाम के, सिर्फ मेहनत भरोसे पर हजारों लोगों को सड़कों पर उतार देता है, यह कोई छोटी बात नहीं। यह संकेत है कि बिहार की राजनीति अब जनता के हाथ में लौट रही है। यह बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थायी होगा। आने वाले चुनावों में अगर नीतीश द्विवेदी जैसे चेहरे बढ़ते गए तो बिहार सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि जनता का राज्य कहलाएगा। और इतिहास याद रखेगा कि यह सब शुरुआत हुई थी महाराजगंज की उस नॉमिनेशन रैली से, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही नहीं, परिभाषा भी बदल दी।